1400 मिलियन यानी 1.4 बिलियन ऐसी किताबें मौजूद हैं जो 70 या 80 साल में हर किताब लिखी गई। कुछ किताबें अभी भी मुकम्मल नहीं हुई। ये किताबें ना किसी लाइब्रेरी में हैं और ना ही किसी पब्लिशर ने इनको छापा है, ना ही ये ऑडियो बुक की सूरत में आपको अमेज़ॉन पे मिलेंगी। ये किताबें खुद से बोलती हैं, ये किताबें महसूस करती हैं, ये किताबें मुस्कुराती हैं। आप देख रहे हैं द गोल्डन आवर और मैं हूं मोहम्मद मुश्ताक। आज इस प्रोग्राम में हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं एक ऐसी ही किताब से। हमारे साथ मौजूद हैं ज़फ़र मलिक साहब। जी, अस्सलाम वालेकुम भाई जी। ये जो आपने किताब का जिक्र कर दिया, लोग कहते थे सब किताबें तो नामुकम्मल हैं। तो अबुल खैर कशफी साहब कराची के थे प्रोफेसर, उन्होंने कहा नहीं भाई। ज़फ़र साहब थोड़ा सा ज़रा मैं तो खैर जानता हूँ चीज़ें आपके, लेकिन नाजरीन के तरह दिलचस्पी के लिए आपने किताब का 110वां सफ़ा खोल दिया है। हम पहले सफ़े से शुरू करते हैं। हाँ जी, शुरू से आप ये थोड़ा सा अपना तारीफ करवाइए कि कहते तुसी कौन हो। देखो जी, ये पूछना कनाडा में जब से आए हैं ना, यहाँ सभी चीज़ बहुत पूछी जाती है कि आप अपना तारुफ कराएं कि आप कौन हैं। आदमी कसमपुरसी में या क्या कहते हैं हम्बलनेस में बोलता ही कुछ नहीं हो, कहते यार मैं क्या अपने आप को बताऊं कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं फाऊं। यहाँ जब आया तो सब कुछ पता चला कि तुम जीरो हो। अब आपको साबित करना है कि आप हीरो को कब बनते हो। सबसे पहली बात तो ये कि जो आ गया अपने वतन, अभी भी आपने 10वें सफ़े से कहानी शुरू की। आप ये बताइए कि आप माशाल्लाह कहाँ कब पैदा हुए, फिर ये कहाँ कब आए। लेकिन ये पहले बता दूं कि जिस आदमी ने अपना वतन छोड़ा वो बड़ी हिम्मत वाला आदमी था। ये एक हिम्मत का काम है। हर आदमी देश नहीं छोड़ सकता और अपनी जिंदगी को नए तरीके से शुरू नहीं कर सकता। इसके लिए एक बड़े हिम्मत की जरूरत होती है। अब आगे बात मजबूरी की भी होती है। वो भी है, मजबूरी भी है, लेकिन एक चीज है जो आया है वो हिम्मत करके आया। परदेश को अपनाना भी एक बात है। मैं पाकिस्तान में रावलपिंडी में पैदा हुआ। मैं वहाँ शहर का हूँ, लेकिन सारी ज़िंदगी मैंने लाहौर में गुजारी। अच्छा जी, मैं 1953 में ही लाहौर आ गया था। आई वाज वेरी यंग बॉय, बच्चा ही था, अभी प्राइमरी स्कूल में भी नहीं आया था। वहाँ गुजारा, फिर उसके बाद अब यहाँ आए हुए मुझे 20 साल हो गए हैं। मैं कनाडा में मौजूद हूँ और यहाँ आने का मुख्तसर तारुफ ये है कि भाई बच्चों का मुस्तकबिल और उनकी एजुकेशन को मैं चाह रहा था कि ऐसी गारंटेड हो कि जितना उन्होंने ये साबित कर दिया कि भाई हम पढ़ने वाले बच्चे हैं। अब आप हमारे साथ क्या सलूक करते हैं तो मैं इस पर शर्मसार नहीं होना चाहता था। मैंने कहा जो मेरी हिम्मत में है मैं तुम्हें बाहर ले जाता हूँ, बेहतरीन यूनिवर्सिटीज़ में ले जाता हूँ। तो उनको हम बेहतरीन यूनिवर्सिटीज़ में ले आए। दे आर ऑल वेरी सेटल्ड। आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट कि मेरा आना जो है वो फ़ायदेमंद हुआ। And I'm grateful to God. अच्छा, ये बताइए कनाडा में जब आप आते हैं जी, और नाज़रीन आपके साथ, आप में से हर किसी के साथ हुआ होगा, कनाडा में आने के बाद whenever you are looking for a job, तो आपसे कहा जाता है कि आपका कनेडियन एक्सपीरियंस क्या है। आप मुझे ये बताइए कि आपका इस दुनिया में होने का तजर्बा कितने सालों का है। देखें, दुनिया में होने का तजर्बा तो 75 बरस हो गए माशाल्लाह। और आपने कहा इससे मेरी किताब 75 बरस की है। हाँ, ये तुम्हारी 75 बरस में नाजरीन ये किताब जो है ये लिखी गई है और अभी लिखी जा रही है और हम उस किताब के कुछ सफ़हात जो हैं वो ज़फ़र साहब से सुनेंगे। उसमें हम खुद ही रावी भी हैं ना। अब बात यह है कि हर आदमी को ऑनेस्टी से सारी बात आगे करनी चाहिए ताकि लोग किसी नतीजे पर पहुंच सकें। अगर इसमें बात आर्टिफिशियल होगी तो लोग वो बात फुसफुसी सी हो जाती है। भाई वहाँ मैं मेडिसिन का काम करता था। मैंने एज ए सेल्समैन काम शुरू किया था। अच्छा, आपका फार्मेसी का बैकग्राउंड था? नहीं, मैं बीए हूँ और मैंने मेडिसिन बेची, मेडिसिन बनाई, मेडिसिन की डिस्ट्रीब्यूशन की। अच्छा, फिर एक ऐसा हादसा हो गया, हादसे से मुराद ये कि मेरा नंबर 2 माल बना क्योंकि मेरी प्रोडक्ट्स बड़ी सुपर हिट थे। अच्छा, तो उसके बाद मैंने सोचा कि बच्चों की तालीम ऐसे नहीं हो सकती, मैं इनको कहीं ऐसी जगह लेके जाऊं जहां सब चीज़ खरी मौजूद हो। फॉर एग्जाम्पल, बोर्ड में यूनिवर्सिटी में ऐसे लोग हैं जिनका चौथे नंबर पर फर्स्ट आने का नंबर है, लेकिन उनकी तस्वीर छप जाती है। उसमें बोर्ड का और यूनिवर्सिटी वाले क्लर्कों का बड़ा हाथ होता है। तो ये मुझे पता था। अच्छा, इसलिए मैंने कहा मेरे बच्चे इनका शिकार ना हो।
अच्छा, मैंने कहा कि भाई ये यहाँ मेरिट के ऊपर वो मेरिट अगर पर उनमें आए हिम्मत है तो वो आगे और बढ़ने का पूरा मौका यूनिवर्सिटी, मिले। चाहे वो यहाँ की यॉर्क यूनिवर्सिटी हो, चाहे वाटरलू की यूनिवर्सिटी हो, मेरे बच्चे वहाँ से पढ़े, वहाँ से उन्होंने ग्रेजुएशन किया, वहाँ से उन्होंने मास्टर्स की, यहाँ से वो अपने लाइफ में सेटल हुए। मैं आई एम हैप्पी अबाउट इट। मेरे बच्चों में दरअसल पोटेंशियल बहुत था, वो पढ़ने लिखने वाले बच्चे थे। उन्होंने मुझे इस आजमाइश में डाल दिया कि देखें जी, हमने तो आपको दिखा दिया, हमने स्ट्रेट ए ग्रेड्स ले लिए, अब हमारे लिए यूनिवर्सिटी कौन सी होनी चाहिए। तो मैं वहाँ की यूनिवर्सिटी पर एतबार नहीं करता था। मैंने कहा इनको किसी ऐसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाएं जहाँ के सब चीज़ें मेरिट पर होती हों। वो यहाँ आए, यहाँ उन्होंने अपने आप को ग्रेजुएट किया। यहाँ असल में बात यह कि जो कनाडा आया है उसको दरअसल अपने आप को अपग्रेड करना चाहिए। दिस इज़ माई फेथ, और उसी से कामयाब होता है आदमी। उन्होंने अपने आप को अपग्रेड किया, वो मुझसे बेहतर तरीके की ज़िंदगी और अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। बस ये इतनी सी बात है। अच्छा, आप अपने बच्चों के लिए सुहाने ख्वाब लेके आए। हाँ जी, स्वान माशाल्लाह, यहाँ पे मैं आपकी नवासी से मिल चुका हूँ, बिल्कुल छोटी थी, चंद बरस पहले मेरी से मुलाकात है, तो इसका मतलब ये कि आपकी एक्सटेंडेड फैमिली यहीं पे मौजूद है, आपके सारे दोस्त अहबाब सारे मौजूद हैं। अच्छा, ये बताएं कि 20 साल पहले आप यहाँ पे आए थे। जी जी। 20 साल में आपने बहुत कुछ पाया होगा, बच्चों को देख के, उनकी ग्रोथ डेवलपमेंट देख के, जी, जी। सब चीज़ें, और यहाँ के कल्चर को भी देखा समझा होगा, लेकिन कोई ऐसी चीज़ है जो आप मिस कर रहे हैं? हाँ, मैं पाकिस्तान की वो महफिलें मिस करता हूँ। मुझे पार्टी हाउस और कॉफ़ी हाउस बहुत मिस होता। क्यों? वो यहाँ है ही नहीं, जो हैं वो एवी है। नहीं, टी हाउस तो आपको जगह जगह पे वो मिलते हैं, देखिए आप टीम हॉर्टन चले जाएं। ये कॉफ़ी हाउस है, यहाँ तो बंदे अकेले बैठे होते हैं ना। मैं तो उस गैदरिंग की बात कर रहा हूँ जहाँ कट होता है। अच्छा, जहाँ लोग मिलते हैं। अच्छा, जहाँ लोग आपस में मिलते हैं और एक दूसरे के साथ थिक एंड थिन होते हैं, और उनकी बातें आपस में जो हैं उसमें एक रचाव है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने तो रेस्टोरेंट का जिक्र कर दिया, मैं तो उस थड़े को भी अप्रिशिएट करता हूँ, उस फट्टे को अप्रिशिएट करता हूँ जो हलवाई की दुकान के साथ लोग बैठे हैं, मोहल्ले वाले। एग्जैक्टली, मैं यही कहने लगा था, वहाँ पे तो बैठते हैं, आए हैं, वो बैठे हैं, उन्होंने खाना वाना खा लिया, लेकिन अब वो गप्पे मार रहे हैं। उन्होंने सारे दिन की बातें की हैं, वो फजूल बातें कर रहे हैं, लोग कहते हैं, या वो जैसी भी बातें कर रहे हैं, लेकिन उनका इतना कथारसिस हो रहा है कि आप समझ नहीं सकते कि उनकी कितनी मेंटल थेरेपी हो रही है। घर वाले भी कह रहे हैं कि अब्बा जी कितने चले जाते हो तुसी, राती 11 बज जाते हैं, तो पता ही नहीं लगता, आ जाओ घर वापस। लेकिन उनके लिए वो बहुत जरूरी जगह है, उनको वहाँ होना चाहिए। आप उन थड़ों को, मतलब टी हाउस को और थड़ों को आपने एंजॉय किया वहाँ पे? मैंने इतना एंजॉय किया है कि यहाँ मैं आपको बता ही नहीं सकता। वही एक चीज मैं मिस करता हूँ। वो जो नहीं बता सकते आज, वही थोड़ा सा बता दें। मैं बता देता हूँ। देखें, जब आदमी ऐसी चीज कर ले तो ये सोचता जरूर है कि यार मैंने पढ़ने लिखने का की फायदा, मैंने पढ़ा लिखा और फिर मैं अकेला क्यों बैठा हूँ, वाई आई एम लोनली। कहाँ? पाकिस्तान में तो आप कहते थे यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे अकेला क्यों हूँ। मैंने इसका दूसरा तोड़ निकाल लिया कि मैं लिटरेचर में आ गया। नहीं, ये थोड़ा सा मैं सॉरी आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। मैं जानना चाह रहा था कि आपने कहा कि थड़े की लाइफ में एक मजा था, कोई थड़े की कोई चीज बताएं, कोई वहाँ की जो थी। थड़े की चीजें इतनी हैं कि मेरे ज़हन में इतने ख्यालात आ रहे हैं कि मैं किससे शुरू करूं, कहाँ से खत्म करूं। अच्छा। थड़े की हर बात ऐसी है कि माजे ने गामे को कहा और गामे ने फलाने को कहा और उसने उससे कहा और उसने अपनी सास की बात की और उसने अपनी बहू की बात की, उसे चाहे गाली दी जो भी की, लेकिन उनकी एक अपना रचाव, एक अपनी बात है, उनका एक अपना मेंटल थेरेपी हो जाती है। उनका जो कथारसिस है जिसको मैं बोल रहा हूँ, कि उनको अंदर का जो वो उबाल है वो निकालने के लिए बड़ा प्लेटफॉर्म मौजूद है। अच्छा, यहाँ वो नहीं है। यहाँ आदमी कॉफी का कप पकड़ के किसी कॉफी हाउस में बैठा हुआ अकेला ही है, अकेला आया और वहाँ अकेला बैठा, और उसको अकेले में कैसे कैसे ख्यालात आ रहे हैं। उसे किसी बहू की, किसी बेटी की, किसी बेटे की कोई जरा सी इग्नोरेंस की बात या कोई चीज वो इतनी चुभ जाती है कि यार ने मैंने की समझा, मैं की यानी क्या मैं बोझ हूँ। मैं समझता हूँ कि आफ्टर द एज ऑफ 65 जब लोग उनको सीनियर बोलना शुरू कर देते हैं तो एक कॉम्प्लेक्स हो जाता है कि यार मैं फारग तो नहीं हो गया। बिल्कुल। और लोगों का एटीट्यूड उनको एक बताता है कि जी तुसी हुण फारग हो, तुसी साडे कोल अलग हो जाओ। या अलग क्यों होता वो? उनको उनकी बहुत सारी बातें समझ में नहीं आती। किसको? सीनियर आदमी को बच्चों की बहुत सारी बातें समझ में नहीं आती। क्या वो कम अकल होता है? नहीं,
उसके अंदर तो एक पूरी किताब है, उसके अंदर तो एक पूरी दुनिया है, कायनात है, अकल में कम नहीं है। लेकिन जिस तरीके से स्पीड से दुनिया जा रही है आगे, उसमें तो हमारे बच्चे भी बौखलागे हुए हैं। देखें, हम पैदाइश है रेडियो की, फिर आया टीवी। लोगों ने कहा जी टीवी दी पैदाइश ने, तुसी रेडियो दी पैदाइश है, तुहाडे ते इन्हां च फर्क हैगा। तो अब तो बीबी जी कंप्यूटर का दौर है। अब तो दुनिया बल्कि सेल फोन की औलाद है, वो सेल फोन की औलाद आ गई है। अब देखें ना, 4 एकड़ में एक जगह है, वहां से उसने किसी ने वायरलेस बनाया। आज हमारे हाथ में वायरलेस पकड़ा हुआ। हमें दुनिया इतनी छोटी है कि फलां जगह पर बात की, रशियन प्रेसिडेंट ने ये बात की, इंग्लैंड वाले ने ये बात की, और उसने यहाँ रिजाइन की और ये किया, और वो अगले 2 मिनट में मुझे पता है यहाँ बैठे हुए, मुझे क्या जरूरत है मैं किसी के पास जाऊं, मैं वही कंपोज होकर उधर आ गया। लेकिन जो इंसान के अंदर फीलिंग चल रही है, जिसके साथ वो जिंदा है, उसमें बड़ा मसला पड़ गया। अच्छा, ये बताइए जफर साहब के आपने कहा कि जो सीनियर्स हैं उनका यूथ, आज की यूथ के साथ जो एक डिस्कनेक्ट हो रहा है, उसकी वजह शायद टेक्नोलॉजी है। तो क्या आप टेक्नोलॉजी और डेवलपमेंट के खिलाफ हैं? ना ना ना, लाहौल वाला, ये कौन सी बात है? टेक्नोलॉजी के खिलाफ कौन हो सकता है? तो फिर टेक्नोलॉजी तो आ गई। टेक्नोलॉजी तो आएगी, अभी मजीद आएगी भाई। ठीक है, हमें उसके साथ कोऑपरेट करना है, हमें उसको एक्सेप्ट करना है। ये जो एक्सेप्टेंस है ना, वो होनी चाहिए सीनियर्स में। और उनके अंदर जो गैप है, जो बड़े का और जवान आदमी का जो गैप है, इसको कम करने के लिए उनमें कम्युनिकेशन होनी चाहिए। आपने एक बड़ा अहम सवाल पैदा कर दिया है कि आप कहते हैं कि सीनियर्स को समझना चाहिए, टेक्नोलॉजी को कोऑर्डिनेट करना चाहिए, ना भी समझे। लेकिन उसका मुझे ये बताइए कि अगर एक सीनियर्स जो हैं, जब मेरे वालिद साहब टाइपराइटर पे काम करते थे जी, और फिर उन्होंने वफात से पहले कंप्यूटर देखा जी, आज अगर वो दोबारा आके तो सेल फोन देख ले तो वो तो बाकायदा बुखला जाएंगे। ठीक है। तो ये एक जेन्युइन चीज है जो कि सीनियर्स को अगर नहीं समझ आती, तो इसकी वजह से आइंस्टाइन के पास तो कंप्यूटर नहीं था, सोक्रेटिस के पास, एरिस्टोटल के पास कंप्यूटर नहीं थे, तो कम्युनिकेशन थी। इस पे हम बात जारी रखेंगे। नाजरीन, आज क्योंकि गर्मी बहुत है तो मैं ये चाय के कप में लस्सी डाल के पी रहा हूँ, लेकिन लस्सी मेरी ख़त्म हो रही है। अब करते हैं लस्सी का वक्फा और वापस आते हैं। आप जुड़े रहिएगा द गोल्डन आवर के साथ। ख़वातीन और हज़रात, बहुत शुक्रिया, आप हमारे प्रोग्राम के लिए ठहरे रहे, इंतज़ार करते रहे, और हम ज़फ़र साहब के साथ दोबारा गुफ्तगू शुरू करते हैं। ज़फ़र साहब, ये बताइए कि आपने बहुत, मुझे पता है आप बहुत, आपकी ऑब्जर्वेशन बहुत स्ट्रांग है, आप थिएटर के भी बंदे हैं। हाँ जी, तो आपने 20 सालों में जो कुछ यहाँ पे देखा है, और ख़ासतौर पे अपने डायस्पोरा, पाकिस्तानी, इंडियन जो यहाँ पे कम्युनिटी के सीनियर्स हैं, आपने अगर उंगलियों पे गिनवाएं ठक 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 करके, तो क्या उनकी सहूलतें, उनको क्या, कहाँ पे वो खुश हैं और कहाँ पे वो अपनी खुशियाँ उनको उस तरह से नहीं मिल रही हैं? देखें, इस चीज़ को मान जाएं, कनाडा में कोई बगैर छत के नहीं रहता, कोई बगैर इलाज के नहीं मरता, कोई भूखा नहीं मरता। 3 चीज़ें तो मानेंगे, ये सब चीज़ें मौजूद हैं। लेकिन अब उस पर आते हैं कि जो मौजूद नहीं है। सीनियर्स के पास अपने आप को कम्युनिकेट करने के लिए, अपने कैथारसिस के लिए मौके बहुत कम हैं। उनका कट यहाँ पर नहीं है, जहाँ भी होता है वो बेंचों पर कहीं बैठे हुए नज़र तो आते हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि उनके अंदर एक बहुत बड़ा खला है, और वो एक अलग किस्म का फाका है जिसका वो शिकार हैं। उसका इलाज होना चाहिए। दिस इज व्हाट आई थिंक। और यूं लगता है उनके चेहरे पर कभी कभी मायूसी भी नजर आती है। अच्छा। ये बड़ी अजीब बात है कि वो मायूसी नहीं होनी चाहिए। आप क्या समझते हैं? मैं ठीक गलत कह रहा हूँ? नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं बल्कि अगर आप ही के रेफरेंस से अगर बात करूँ, आज से 6-7 साल पहले मुझे पता है कि आप लोगों का, दोस्तों का एक बहुत बड़ा कोई 20-25 लोगों का ग्रुप था। हाँ जी, था। जिसमें आप अक्सर इकट्ठे होते थे। हाँ जी, होते थे। और वहाँ पे कहे चल रहे होते थे। बिल्कुल ठीक है। वहाँ पे कड़ाइयाँ चल रही होती थी। हाँ। और आपने उसको टोरंटो को थड़ा बनाया होता था। और फिर मुझे ये पता है, मुझे नहीं पता क्या हुआ, लेकिन वो ग्रुप उसके बाद मिलना जुलना कम हो गया। और उसी ग्रुप के कई मेंबरान को मैं जानता हूँ जो इस वक्त दे डोंट नो, लेकिन वो एक्यूट डिप्रेशन में है। कुछ कहते हैं कि हाँ, हम डिप्रेशन में हैं। ठीक। तो ये बताइए कि ये क्यों ऐसा हो जाता है? यहाँ पे लोग आके आपस साथ क्यों नहीं चल पाते? क्या चीज हो जाती है? वहां का थड़ा तो चलता है, यहाँ का थड़ा क्यों नहीं चलता? मैं अर्ज करता हूँ। एक तो
कम्युनिकेशन गैप की बात नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ उनके पहुंचने की बात कर रहा हूँ कि बस ट्रांसपोर्ट कम होती है या वो गाड़ी चला नहीं सकते या चीज़ है। उसके साथ जो हालात चल रहे हैं उसमें उनके पास ये नहीं है, एक के पास वक्त है तो दूसरे के पास नहीं, एक की ज़हनी कैफियत कुछ हो रहा है तो दूसरे की कुछ हो रहा है। देखें, मैंने भी सोचा कि मैं इस उम्र में आया हूँ तो मैं क्या करूँ, क्या मैं डिप्रेशन में चला जाऊँ? भाई अगर डिप्रेशन में ही जाना तो फिर सारे अदीबां ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਤੇ ਐਡੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਵਾਵਰੋ ਲਈ ਸਾਂ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਇਹਦਾ मतलब है कि फिर मैंने जो चीज़ की वो मैंने लिटरेचर का और सबसे ज़्यादा मैंने फिक्शन का सहारा लिया। अच्छा, पढ़ना शुरू कर दिया? पढ़ना शुरू किया। देखें आबद हसन मंटो बहुत अच्छी बात कर गए मेरे साथ। सईद अंजुम मेरा यार होता था। आबद हसन मंटो की बात कर रहे हैं, लॉयर जो है? जी, लॉयर जी। अच्छा। और सईद अंजुम मेरा यार था जिसकी फिल्म में मैं हीरो भी था, बियॉन्ड द सेवन सीज, नॉर्वे की बात कर रहा हूँ। ये एक और ये इंटरेस्टिंग चीज़ है, ये बात करेंगे बाद में। तो उन्होंने कहा, कोई बात हो रही थी तो सईद अंजुम ने उनसे कहा, देखो मंटो साहब ए बंदा लिखदा नहीं है अजे। मैंने कितनी बार लिखा, यार तू लिखा भी कर, तू गल्ला ही ना कर, तू लिखा भी कर। तो कहने लगे हाँ भाई बात ये है कि लिखने के लिए पढ़ना बड़ा ज़रूरी है यार। तो मैं तो होर रुक गया कि यार पहले पढ़ा। अच्छा, उस पढ़ने ने मुझे इन्वॉल्व कर दिया। उस इन्वॉल्वमेंट में मुझे ये हुआ कि मैंने लिखा बहुत कम, लेकिन मुझे पढ़ना बड़ा अच्छा लगा और भी ज़्यादा। कि बंदा जब पढ़ने का सलीका आता तो पता चलता यार मैं तो बूढ़ा हो गया। यानी आफ्टर द एज ऑफ 60 मुझे समझ में आया कि मुझे किताब पकड़ने की का सलीका आ गया। फिर आगे बात करते करते भाई असल में बात यह है कि आदमी के पास कोई ऐसा मशगला ज़रूर होना चाहिए जिसका उसको पैशन हो। वो लिखने का है, वो एक्टिंग का है, वो कुछ है, लेकिन हमने तो सारे काम किए ना। मैंने फिल्म भी की, टीवी भी किया, मैंने लिखा भी, मैंने डायरेक्शन भी की, मैंने वो भी किया, वो भी किया, सारी मैंने डॉक्यूमेंट्रीज भी बनाई। लेकिन ये था कि कुछ करने का, जैसे आप में है, कीड़ा है ना आप में भी। मैं भी शायद जिंदा रहने के लिए कर रहा हूँ। हाँ, लेकिन ये कीड़ा होना बहुत ज़रूरी है। लोग कहते यार ये तो बंदा अजीब है, थकदा ही नहीं है। तो अब बात यह है कि कुछ करने के लिए इन लोगों के पास होना चाहिए। हाँ, लेकिन जो आपने बात थोड़ी देर पहले कही थी कि जिसमें एक चीज़ का आपने नहीं जवाब दिया कि जो आपका ग्रुप था, हाँ जी, वो ग्रुप क्यों किस तरह से हवा हो गया, हवा में तहलील हो गया, और बहुत सारे ग्रुप हो जाते हैं। हाँ, होता क्या है हमारे साथ? ये इनका अजीब या क्या है कि साइकोलॉजिकल तब्दीलियां आती हैं वहां से यहाँ आने के बाद, क्या मसला होता है? कोई बात है जो मेरी समझ में नहीं आई। These will be very honest about it। अच्छा। मैंने बहुत सोचा भी है इस पर, लेकिन मैंने इसमें ये कहा कि यार अपना दिल तो लगाओ ना। अगर दिल नहीं लगा तो फिर क्या किया? तो मैंने दिल लगा लिया अपनी किताबों में। आप जब हम स्टूडियो ये शो शुरू होने से पहले बैठ के बात कर रहे थे साइड पे चाय के साथ, तो आपने मुझे एक बता रहे थे कि किस तरह से यहाँ आने के बाद हमारे जो क्राइसिस पैदा होते हैं और उसमें फिर हम मशरक में भी बैठे होते हैं और मगरब में भी जो है ना हमने ऊपर जाना है, और वो एक ख़ास वाक़या भी आप सुना रहे थे, वो ज़रा मैं उससे बहुत रिलेट कर पाया हूँ। देखें बंदा जिसमें हराम हलाल के चक्कर भी हैं। मैं अर्ज करता हूँ उसमें, देखें हम तो ऐसे शटलकॉक बन जाते हैं ना, लेकिन हराम हलाल की जो बात आप कर रहे थे वो तो ये था कि हमारे अंदर डबल स्टैंडर्ड्स हैं। डबल स्टैंडर्ड क्या है कि मेरे साथ दोस्तों ने लगा ली, अब वो शराब पी के तो गाड़ी नहीं चला सकते, उनका ड्राइवर तो मैं हूँ। अब ड्राइवर हो गया, अब उन्होंने खाना खाना है तो मैं उनको जराड ले गया। जराड पर जाने के बाद वो पूछ रहे हैं, वो वन वे है, उधर ट्राम भी वो भी आ रही है, दूसरी भी आ रही है, ट्रेन भी आ रही है, वो भी मैं पूछ रहा हूँ कि किधर जाना। वो कहते किसी हलाल फूड से लेके जाना। अच्छा यार ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਸੀਨੋ ਤੋਂ ਨਿਆਗਰਾ ਫਾਲ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਕਸੀਨੋ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਏ ਸੋ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਹੈ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ, ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਚੱਲੇ ਹੋ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਲਾਲ ਬੱਕਰਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ਰਾਬ ਵੀ ਹਲਾਲ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਕਸੀਨੋ ਵੀ ਹਲਾਲ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਹਲਾਲ ਲੱਭਣ ਦੇ ਪਾਸੇ ਟੁਰੀਏ ਅਸੀਂ। और बड़े सीरियस नशे में हैं, लेकिन हलाल खाना चाहते हैं। हलाल के मामले में सीरियस है। उसमें सीरियस है। अब मैं नहीं समझ सका कि ये हमारे अंदर कब है, कैसा है, क्यों है, और इनका आपस में जो आपको पता होगा कि क्यों है, क्यों होता है? देखें मैं कुछ भी यानी जनरलाइज नहीं कर सकते ना। अच्छा, इतने वैरायटी है, हर बंदा तो जैसे आपका फरमान है या आपका फरमान मेरा नहीं कि हर बंदा ही कायनात है बिल्कुल मैं समझता हूं। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਹੈਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ 10ਵੇਂ ਸਫ਼ੇ ਤੋਂ ਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਅਵਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਭਾਜੀ ਆ ਗਏ ਆ, ਰੱਬ ਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ। ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਛਾ
ਉੱਥੇ ਵਾਲੇ ਕੀ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਯਾਰ ਇਸ ਉਮਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ, ਤੂੰ ਉਹ ਤੇਰੇ ਕੋਲ 4 ਗਾਰਡ ਨੇ ਉੱਥੇ, ਤੂੰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੀ ਜੌਬ ਕਰ ਲਵੇਂਗਾ। ਉਹ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਿੱਤੀ ਭਾਜੀ, ਹੁਣ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪੁੱਛਦੇ ਉਹ ਯਾਰ ਤੈਨੂੰ ਕਦੇ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਆ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਯਾਰ ਤੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਖਿਆਲ ਆ ਗਿਆ, ਯਾਰ ਤੂੰ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ। भाई पहले तुम 5 साल मुझे रोकते रहे कि ना जा ना जा, फिर 5 साल के बाद कहते तू कदों चला गया। यार कोई साडा भी रास्ता बन सकता भैया, आप इस उम्र में आप रास्ते बना रहे हो, यानी कोई बात तो है ना जो वहां आपको तंग करती है, तो आप इधर आते हो। तो कोई बात है जो यहाँ तंग करती है और आप फिर यहाँ थड़ा बनाना चाहते हैं। यहाँ थड़ा नहीं बन रहा, थड़ा बन जाए, कुछ लोगों के कट हो जाए। लोग मिलते हैं मॉल्स वगैरह में, बेंचों पे बैठे हुए नजर आते हैं, लेकिन उनके अंदर एक अजीब सी कमी सी महसूस होती है, उनकी निगाहों में कुछ चीज है कि जो अभी वो फाका ज़रा है, उन जो अपनी दिल की बात है अंदर की वो कर नहीं सक रहे, उनके लिए कोई प्लेटफॉर्म होना चाहिए, कोई थड़ा हो, कोई फटा हो, कोई मोहल्ले का चौधरी भी हो, कोई साथ बैठा हुआ, कोई बातें करने वाला हो। आपकी बातें सुन के मेरे अंदर लाहौर की गलियां, जेलम पिंडी की गलियां और उनकी खुशबू और वो थड़ा आ गया है और मैं नॉस्टैल्जिया में चला। अच्छा ज़फर साहब, आप मुझे एहसास हो रहा है कि हम सब जो हैं नॉस्टैल्जिया के ब्रीफकेस लेके फिरते हैं, तो यकीनन आपके पास, क्योंकि आप मुझसे 2-4 साल बड़े ही हैं, तो आपका ब्रीफकेस ज्यादा बड़ा होगा। जी बिल्कुल ठीक है। तो कोई नॉस्टैल्जिया की निकाले चीज आप कोई? देखें, नॉस्टैल्जिया में तो इतने वाकयात हैं कि मैं आपको बताने लगूं तो फिर तो खत्म नहीं होंगे। नहीं, उसमें एक छोटा सा बात करते हैं। क्या सैंपल? मैं आर्ट्स काउंसिल की बात करता हूँ। ये जब हॉल बना तो उससे पहले 70s में एक छोटा सा हॉल होता था, बस नुमा, उसमें 144 सीटें होती थी। 4 सीटें आर्ट्स काउंसिल की होती थी, 140 आप प्रोड्यूसरों की होती थी। अब उसमें जो आर्टिस्ट लोग हैं वो बाहर ग्राउंड में बैठे हुए रिहर्सल कर रहे हैं या अंदर आके रिहर्सल कर रहे हैं, वहाँ सितार बज रही, ऊपर वाले में सलीम पुंछ वाले सितार बजा रहे हैं, तो वो एक अलग सा माहौल था, उसको मैं मिस करता हूँ। और उसमें जो लोग वहाँ आपस में चाय मंगा रहे हैं, चाय 1.25 रुपए की हाफ सेट आ जाती थी, 1.25 रुपए की हाफ सेट चाय, 3 आदमी, उसके भी हम 3 कप निकाल लेते थे 2 में। कैसे 1.25 रुपए में डॉलर कितने बनते हैं? 1.25 रुपए में हाफ सेट चाय आ जाती थी। जो हाफ सेट चाय मंगा के पिलाता था वो अमीरों में होता था। मेरा 10 रुपए खर्च हो जाए तो मैं बड़ा अमीर था दिन में। आई वॉज अ वेरी रिच पर्सन। मैं प्रोड्यूसर हूँ भी ड्रामों का। वो कहते वो आ गया प्रोड्यूसर आ गया, इन्हें नाल एक दिहाड़ी वो कहते तुसी चाह पियाओ। मैं कहा जी क्यों, मैं ही क्यों पियावां, अज तुसी पियाओ। कहणगे तुहाडे नां दे नाल सर लगदा, साडे नां दे नाल टर लगदी। लो हुण टर और सर दा फर्क उन्होंने जिस दिता ते ना उत्थे अली एजाज आ गए। वो क्या है? उन्होंने आके शारा ने ओहदे टर और सर दे विच इन्नियां जुगतां। नहीं, वो टर और सर का क्या फर्क है? क्या उन्होंने कहा जी टर जिहड़ा मंगन वाला ते सर जिहड़ा ओ देण वाला। अच्छा, प्रोड्यूसर और एक्टर। अच्छा अच्छा ये कर रहे। अच्छा, ते ओहदे च उन्होंने टर और सर दी जिक्र शुरू करता। फिर वो कहने लगा यार तू उस दिन भी टर दी गल कीती सी। मैं क्या आहो जी एक गल इस तरह हो रही है कि मेरे को एक बंदे ने जफी पाई, वो सी डायरैक्टर एक्साइज दा, ते एक बंदा उस शादी ते मैंने वेख रहा सी कि मैं उस बंदे ने जफी पाई। वो मेरा क्लास फेलो सी। वो दूजे दिन मेरे घर आ गया, कहता जी वो फलाने साहब जिहड़े ने वो तुहाडे दोस्त ने ते मेरे बच्चे नूं उत्थे एक्साइज इंस्पैक्टर लवा दिओ। मैं कहा यार मैं वो मेरा दोस्त है, क्लास फेलो है, लेकिन मैं सिफारिश नहीं कर सकता, एडा जोग नहीं है। नहीं नहीं तुसी करो। फिर वो कहने लगे नहीं कुछ होर कर दिओ। मैं कहा कुछ होर किसी होर महकमे दा नाम लैना। कहते फिर पुलिस इंस्पैक्टर करा दिओ, फिर कस्टम इंस्पैक्टर करा दिओ। मैं कहा टर चों ते बाहर निकल। वो दरअसल टर जिहड़ी है उत्थे मुआशरे दी टर जिहड़ी है वो दरअसल डराण वास्ते हैगी है। मैं उन्होंने कहा यार तुसी क्यों इहो जी चीज़ां करदे हो? कहंदे जद तक डराइए ना पैसा नहीं मिलता। वेरी गुड। हुण तुसी टर और सर दा जिहड़ा फर्क है तुसी पुछोगे तो सर मैं इहदे ते पूरी किताब लिख सकदा जे। नहीं बिल्कुल, ते गल मुकनी नहीं जे। तुसी अखीर मैनू भी पंजाबी ते लैंद है ते बिल्कुल इसमें कोई शक ही नहीं है कि आप उसमें किताब लिख सकते हैं। अच्छा मुझे ये बताइए कि आप पाकिस्तान में परफॉर्मिंग आर्ट्स के साथ वाबस्ता थे और साथ में आप मेडिसिन और ये भी काम कर रहे थे। जी जी जी। तो ये आपको जो पाकिस्तान में आप कर रहे थे, किस तरह से आप आर्ट्स की दुनिया में गए और ये कैसे शुरू? देखें, 2 बंदे लोग उनको उस्ताद मानते हैं, दोनों मेरे यार थे, सज्जा खबात सन। अच्छा, कौन? यावरे आतवी थे, शहजाद खलील भी। अच्छा, ये दोनों प्रोड्यूसर टीवी के बहुत बड़े डायरेक्टर। नाम सी उन्हां दा बाद विच ना होया ना, पर मेरे नाल तो शहजाद खलील तो कराची से थे। और नहीं जी, और लाहौर, और पिंडी तो हैगा। मैं पिंडी ते मेरे नाल पढ़िया, मेरे घर रहिंदा सी। जदों उन्हें ज्वाइन कीता टीवी नूं 66 विच,
ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਗੈਰਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ओह अच्छा, मैं ये समझता रहा हूँ कि वो कराची, क्योंकि उनके बाद में नहीं, सारे वो ड्रामे कराची से आते थे। ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਜਨਰਲ ਜ਼ਿਆ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਤੀਸਰਾ ਕਿਨਾਰਾ ਆਇਆ ਨਾ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਤੀਸਰੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਤਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਗਿਰਜੇ ਘਰ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਡਰਾਮਾ ਬਣਾਇਆ, ਮਸਜਿਦ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਯਾਰ मैं यहाँ लाहौर में रहता अच्छा, ही लेकिन आप फिर कैसे आ गए इसमें? ਮੈਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਸਾਂ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦ ਖਲੀਲ ਵਗੈਰਾ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਡਰਾਮੇ ਕਰਦੇ ਸਾਂ, अच्छा अच्छा ਅਸੀਂ ਥੀਏਟਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸਾਂ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਰਟਸ ਕੌਂਸਲ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਟੀਵੀ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮੈਡੀਸਿਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਮੈਂ मैन्युफैक्चरर हो गया, सेल्जर फार्मा था मैं मालिक तो साहब। यहाँ आने के बाद आपका कोई परफॉर्मिंग आर्ट से कोई राब्ता है? अभी है अभी क्या? मैं यहाँ थिएटर भी कर लेता हूँ, 3 महीने रिहर्सल करते हैं, एक शो करते हैं थिएटर का, अच्छा वाह। और मैं आपके सामने टीवी पर भी बैठा हूँ, मैं कोई काम कर रहा हूँ, मैं तो काम को छोड़ा ही नहीं हमने। नहीं, वाह वाह, वेरी इंटरेस्टिंग। अच्छा ये बताएं कि यहाँ पे किस किस किस्म के आपने ड्रामे किए हैं? स्टेज के लिए आप करते हैं? स्टेज के लिए हमने कम से कम मैंने 6-7 ड्रामे किए, हर साल करते हैं। अच्छा, अभी भी कल की बात है, कह रहे हैं कि यार अब तैयारी करो, गर्मियों में कर लें हम कुछ ना कुछ। अच्छा, लेकिन बड़ा मुश्किल है यहाँ पर थिएटर करना, 3-4 महीने रिहर्सल करना, पहले उसकी तैयारी करना, फिर उसके पैसे अरेंज करना, फिर उसके बाद एक हॉल बुक करना, और वो एक दिन के लिए होना। हमारा ड्रामा तो 3 दिन में जाकर सेट होता है, चौथे दिन से वो ड्रामा देखने के काबिल होता था। वहाँ पहले 1 महीने का होता था, फिर 15 दिन का हो गया, जब बड़ा हॉल बन गया फिर 15 दिन का होता था। फिर अब वो चल रहा है जैसा भी उनका, अब तो ड्रामा रहा नहीं ना, अब तो सिर्फ झुकते रह गई है, तो उसको छोड़ो। जो असल बात थी कि सिंबॉलिक प्लेस कौन करवाते थे लाहौर में, शुएब हाशमी, सरमद सबाई और आपका खादिम। पहला मेरा डायरेक्टर और राइटर जो था वो शौकत ज़ैनुल आबदीन था, वो तो असिस्ट करता था इन सबको। वाह वाह। तो शौकत ज़ैनुल आबदीन ने पहला ड्रामा मेरा किया दायरे, फरवरी 1972 में। अच्छा, यहाँ आपके जो प्ले आप यहाँ पे करते हैं, हाँ, आपका नेक्स्ट प्ले आप कब कर रहे हैं? अभी नहीं पता, अभी डिसाइड होगा। अच्छा। लेकिन मैं आप लिखते भी हैं अपने? मैं लिखता हूँ, आई एम गोइंग, मैं अब बुक्स में आ गया हूँ, मैं छोटे खाके बना रहा हूँ। अच्छा, कट्टा खुल गया जी। अच्छा। मेरा आता है सुरसागर से। अच्छा, यानी ਅਸੀਂ ਇਕੱਠਾ ਖੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਕੰਮ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, किस तरीका की है, सियासतदान की करता है। सीरियस इश्यूज को आप कॉमेडी और सटायर के जरिए? हाँ, सटायर, हम तो सटायर करते हैं, भाई तुम क्या करते हो, आवे जावे 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 दे मगर लग गए हो। ये नहीं होना चाहिए ना, कि जो भी आ रहा है उसके लिए तो आप नाचने लग गए हो। यार तुम इंसान के बच्चे हो, तुम्हें पता भी है कि एक आदमी राशि है, एक आदमी ने इतना फ्रॉड किया, आपके मुल्क को डबो के रख दिया है, आप उसके लिए आवे जावे जावे करते हो। यार तो शर्म तुम्हें आनी चाहिए या मुझे आनी चाहिए? अच्छा ये बताएं कि आपके यहाँ पे जो टीम है, कोई एक ग्रुप है कोई आपका थिएटर का? हाँ, हमारा ग्रुप है यहाँ। अच्छा। जफर शाह है, बलाल चीमा है, यहाँ एक चलता है ये 360 पर शोकेस बिलाल चीमा। अच्छा, उसमें मैं होता हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, जबरदस्त। बस उसमें कुछ शेर वगैरह सुनाते रहते हैं, ऐसी बातें करते रहते हैं। मैंने छोड़ा नहीं, अच्छा, जिंदा है, तो जब तक है चलते फिरते रहेंगे। मैं सबको कहता हूँ, मैं अपने हम उम्र लोगों को, कि यार अपने ऊपर क्यों तारी कर रहे हो? अच्छा, शेर और शायर से भी आपकी दिलचस्पी है? वही है, असल तो वही बात है। तो फिर कोई इरशाद, कुछ पंजाबी में कुछ उर्दू में? हाय हसावी डिठम रुसावी डिठम, वाह। हसावी डिठम रुसावी डिठम, कसम खुदा दी कुफर न समझी, जमी तो टुरदा खुदा भी डिठम। वाह। गुलाम फरीद, वाह वाह। सरकार ख्वाजा गुलाम फरीद। वाह। अब आ जाए मेरे पीरो मुर्शद बाबा ज़हीन शता जी। वाह, बहुत। जो बहार आई मेरे गुलशन जान से आई, जो बहार आई मेरे गुलशन जान से आई, खाक के ढेर में ये बात कहाँ से आई? ओए होए, वाह। खाक हूँ, पाक हूँ, अदना भी हूँ, आला भी ज़हीन। खाक हूँ, पाक हूँ, अदना भी हूँ, आला भी ज़हीन। खुद पहुँच जाएगी जो चीज़ जहाँ से आई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। वाह वाह। ये उनका तर्जुमा है ना। ये तो आपका इतना तजर्बा है और आपने तक काम किया हुआ, यहाँ पे भी आपकी रूट्स हैं, तो आप क्यों नहीं ऐसा करते कि यहाँ पे मेरा थिएटर से एक रहा है ताल्लुक, मैं पाकिस्तान में करता रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे जंग लग गया हुआ है। हाँ। तो आप जैसे, हम जैसे, मेरे जैसे नौजवानों को ठीक है, हिम्मत हौसला दिलवाएं, हाँ। और लोगों को, और अपने जो बाकी सीनियर दोस्त हैं उनके साथ मिलकर बहुत सारे इश्यूज पे काम किया जा सकता है। तो आप इसके ऊपर कुछ क्यों नहीं सोचते? आपने आइडिया दिया तो मैंने सोचा मैं करूँ। मैं चूंकि बिल्कुल अब अपने आप को आइसोलेट इसलिए किया कि मैं कुछ लिख लूँ, कि मरना तो है तो कुछ लिख के। अच्छा, एक सवाल,
मुझे ये बताएं, मैं पहले भी करना चाह रहा था ये सवाल कि जहाँ पे बहुत सारे लोग जो हैं जी सीनियर्स जो हैं वो अपनी आइसोलेशन की वजह से डिप्रेशन में चले जाते हैं। आप लगता ज़ाहिर नहीं लगता कि आप डिप्रेशन में हैं, नहीं, मैं कभी भी नहीं हुआ। तो कैसे कैसे बच इसकी गए वजह आप मैं यहाँ की? बताता हूँ। मैं डॉक्यूमेंट्रीज बनाता था, तो मैंने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई तजल्लियों के मराकिज़। ये सरकार बाबा ताजुद्दीन नागपुरी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में थी और पूरा सिलसिले की बात थी। उसकी बड़ी तारीफ हुई, तो उसके बाद लोगों ने डिमांड की कि जनाब फलां फलां करें। फिर मुझे डिमांड आई कि सरकार अमीर खुसरो पर डॉक्यूमेंट्री बनानी चाहिए। बस वो अमीर खुसरो पर काम शुरू किया, तो उसके लिए मुझे 20 साल गुजर गए। मैं वही काम कर रहा हूँ। उनकी किताब मैं लिख रहा हूँ, लिख चुका हूँ तकरीबन, वो छपने वाली है। मैंने उनके एक शेर से उसको निकाला था कि खुसरो नदिया प्रेम की और उल्टी वाह की धार, खुसरो नदिया प्रेम की और उल्टी वाह की धार, जो उभरा सो डूब गया और जो डूबा सो पार। वाह! तो मेरी किताब का नाम है जो डूबा सो पार। मैं इसको ऑडियो भी और वीडियो बुक बनाऊंगा। लोगों ने पढ़नी कम है, मैं कम छपवाऊंगा। पहले मैंने सोचा 10,000 छपवा के बांट दूं। अब मुझे ख्याल आया कि नहीं, मैं इसको खुद ही रिकॉर्ड करके सुना दूं। जिसने सुननी है वो सुन लेगा। अनोखा इसका आइडिया। एक और भी बात थी कि चूंकि अमीर खुसरो फना थे अपने पीरो मुर्शद ख्वाजा निज़ामुद्दीन में, तो एक दफ़ा उन्होंने इतनी क़यामत की नज़र से ख्वाजा अमीर खुसरो को देखा कि अमीर खुसरो ने कहा, मन तू शुदम तू मन शुदी, मन तन शुदम तू जान शुदी। तो उन्होंने फौरी तौर पर उसको पूरा कर दिया। ताकस न गोयत बाद अजी मन दी गरम तू दी गिरी, और वो कदम बोस हो गए। ये उनकी बातें हैं, ये ख़त्म नहीं होंगी यार, तेरा तो प्रोग्राम बातें बिल्कुल ख़त्म नहीं होंगी, लेकिन जिस तरह थिएटर में वक्फा होता है, हमें फिर एक वक्फा करना पड़ेगा। तो नाजरीन, ख़वातीन हज़रात, वेलकम बैक टू द गोल्डन आवर। ज़फ़र साहब अभी तक हमारे साथ मौजूद हैं? अभी तक नहीं, माशाल्लाह स्टूडियो में मौजूद हैं। आपको अल्लाह 100 साल और जो है वो किताब लिखने का मौका दे। जी जी। ज़फ़र साहब ये बताइए कि आपके यहाँ पे बच्चे हैं, बच्चों के बच्चे हैं। हाँ जी। तो आपकी फैमिली यहाँ पे कंप्लीट है। जी जी। अगर आप पाकिस्तान में होते तो वहां पे जो आपकी फैमिली के साथ, आपके बच्चों के साथ और पोते पोतियों नवासे नवासियों के साथ रिलेशनशिप होता, और यहाँ पे क्या फ़र्क है? फ़र्क ज़्यादा नहीं है। इतना फ़र्क है कि वहाँ ज़रा ज़्यादा हम इन्वॉल्व हुए होते हैं। यहाँ ये कोई मिसाल उसकी दे जरा, कैसे इन्वॉल्व हुए थे? मैं अर्ज़ करता हूँ, यहाँ बच्चे इंडिपेंडेंट बहुत हैं, ज़्यादा हैं वहाँ की निस्बत। यानी उनको यहाँ का लड़का शादीशुदा नहीं भी तो वो अकेला रहता है। अगर लड़का जवान हो गया और वो अकेला नहीं रह रहा, अपने माँ बाप के साथ रह रहा है, तो माँ बाप पूछते हैं कि इसको कुछ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, इसके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है अकेले रहने का। मुझे कहा हुआ लोगों ने, यहाँ का मुआशरा ये कहता है कि बच्चा 20-22 साल का हुआ तो अब वो अकेला हो जाए। अच्छा। अगर वो 25 साल की उम्र में भी अपने माँ बाप के साथ रहता है तो कहते हैं मामा का, या तो मामा का बेबी है। और माँ बाप कह रहे हैं कि यार इसको अब अपना घर ले लेना चाहिए, अब इससे अपने अंदर इतनी जान होनी चाहिए कि अपना घर चलाए। पाकिस्तान में क्या होता? वहाँ अगर वो अलहदा होता तो कहते हो साढ़े को रुस गए हैं, की गल होगी, कितने चला गए हैं। शादी तो बाद भी कहते हैं कि साढ़े चलो हूं तो वो चीज़ नहीं रही। लेकिन लोग ये चाहते हैं, लेकिन ज़्यादा जॉइंट फैमिली में के भी कुछ अच्छाइयाँ हैं, कुछ बुराइयाँ हैं। इसी तरीके से ज़्यादा अलहदा रहना में भी कुछ अच्छाइयाँ, कुछ बुराइयाँ हैं। हम इनकी अच्छाइयाँ चुन लें, यहाँ की भी और वहाँ की भी, तो बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजर सकती है। और कुछ जो अच्छाइयों में जो मिसाल के तौर पे जो ऐड हो सकती हैं अपने कल्चर से, जो हम ला सकते हैं वहाँ से, मैं बता दूँ, ऐड कर दिया जाए। मैं अर्ज़ करता हूँ, तो वही है। मसलन मेरी बीवी की आदत में शामिल है कि एवरी वीकेंड मेरे बच्चे हमारे घर आएंगे। जुमा, हफ्ता, इतवार हमें पता ही नहीं लगता 3 दिन कैसे गुजर गए। शोर शराबा, खाना पीना, हम तुम ये वो इकट्ठे हुए, वो सब हो गया। अभी ईद गुजरी है तो हमारी दावतन से 3, इधर भी दावत, उधर भी दावत, उधर भी जाना, वो सारे फिर इकट्ठे हो गए, फिर चले गए अपने अपने घरों में, फिर आ गए। तो ये हमारा यहाँ का, हमने उसको नहीं छोड़ा। फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरे घर में अगर कोई चीज़ बनी है, कोई पकी है अच्छी, तो मेरी वाइफ ने उधर भेजी है या उनको बुला लिया, या उनके यहाँ कोई चीज़ अच्छी पकी, कोई चीज़ बनाई है, कोई फंक्शन हुआ तो उन्होंने अपने घर बुला लिया। तो हम जितना भी घर, जितने भी हमारे घर हैं 4-5, वो सब इकट्ठे रहते हैं, तो मुलाकात होती रहती है। लेकिन उनकी छतें अपनी अपनी, अपने अपने घर हैं।
इसमें कोई बुरा मनाने की ज़रूरत नहीं है। मैं अब बड़े घर में रह रहा हूँ, मैं चाहता हूँ मैं छोटे घर में जाऊँ, बिकॉज मियाँ बीवी 4 बेडरूम हाउस में क्यों रहें। लेकिन बच्चे कहते नहीं इत्थे ही रहो, अजे रहो। मैं उनके यार बेच दियो, उन्होंने कहा नहीं। मैंने कहा छोटा घर ले दो, हमें टाउन हाउस हमें चाहिए, दैट्स इट। ये है आपकी फैमिली के साथ चलने का। अच्छा, एक ऑनेस्टली बात ना, पाकिस्तान में तो होता है कि बच्चा जो है वो, अगर बच्चा नहीं, मेरा बच्चा का साहब वो बीवी वाला भी हो तो हमें बच्चा ही कहते हैं उसे, तो जरा से तो एक कद छट भी दी जाती है। हाँ हाँ, तो यहाँ पे कभी महसूस हुआ कि कुछ मजबूरी है, नहीं हो पा रहा? नहीं नहीं, ऐसा कभी नहीं है। उसकी वजह है, देखो एजुकेशन ने एक बात तो दी है ना, इसको तो माने कि आपको तालीम बहुत कुछ सिखाती है, यानी इसकी ज़रूरत नहीं पड़ी। मैं हाथ इधर कह रहा हूँ, मैंने अपने किसी बच्चे को कभी उंगली तक नहीं लगाई है। अच्छा, अब मेरे बड़ी बेटी 40 की है। आपके अब्बा ने आपको उंगली लगाई थी? हाँ, चपेड़े मारी हुई हैं अच्छा, उन्होंने, हाँ। लेकिन वो कोई बुरे सेंस में नहीं, उन्होंने चपेड़, चल ए कर ले, चल ए कर ले। लेकिन मतलब मैंने आपकी तरबियत बहुत सही नहीं हुई है। सही तरबियत तो डंडे के साथ होती है। देखिए वो जो स्कूल के टीचर हैं ना, जब टीचर को समझाना नहीं आ रहा या बच्चा समझ नहीं रहा तो उसको मारने से वो नहीं समझेगा। हाँ। हाथ में फट्टी पकड़ी हुई कहता बोल, ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਕ ਦੂਣੀ ਦੂਣੀ ਦੋ ਦੂਣੀ ਚਾਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ भी चलन दे। तो ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ भी हौसला होना चाहिए। असल में टीचर्स में भी वहाँ पुराने ज़माने में कोई थोड़ा सा हौसला कम होता था। हर बात में कि तू बेअदब है, व्हाट फॉर? ਤੁਸੀਂ हंस के तक नहीं सकते, ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ हंस नहीं सकते। यहाँ आए तो हर लड़की हा 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 करके हंसती है, तो मैं हैरान होता था यार हासा ऐसा होता है? वहाँ की लड़की हंस के दिखाए, वहाँ लड़की यूं चल के दिखाए, नहीं है ना। क्या होगा चल के दिखाएंगे? वो चल के दिखाएंगे, वो करैक्टर सर्टिफिकेट इंज वंडांगे, ठक ठक कर दे। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ सर्टिफिकेट छपे पे ने, कोई टुर के जावे ਅਸੀਂ इंज देना कि ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈਗੀ। अच्छा, ये किससे एक और इंटरेस्टिंग सवाल पैदा होता है। यहाँ पे आके हम वो करेक्टर सेट, हमारा जहनियत तो हम वही लेके आए हैं, लेकिन यहाँ पे हम करेक्टर सर्टिफिकेट उस तरह के क्यों नहीं देते? यहाँ पे हम देख के वो हमारे जो वो पाकिस्तान में एक्सरे किए जाते हैं और वो सारी चीज़, यहाँ पे क्या हो जाता है? ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਹੀ ਪਤਾ ਜੇ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਇੱਥੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਲਾਈਨ ਹੀ ਲੱਗ ਕੇ ਤੇ ਟਿਕਟ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਲਾਈਨ ਹੀ ਲੱਗ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਲਾਈਨ ਹੀ ਲੱਗ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਅਨਾਹ ਦਾ ਮਸਲਾ है। नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ कि वहाँ पे जो हम करेक्टर सर्टिफिकेट की बात कर रहे हैं, वो यहाँ पे क्यों नहीं देते सर्टिफिकेट? इन्हें पता है कि ਇੱਥੇ ਲਿੱਤਰ ਪੈਣਗੇ। कैसे? ਇੱਥੇ कौन मारेगा? गवर्नमेंट ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਐਸਾ ਹੈ, ਉੱਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ इजारादारी है, इतने बंदे की इजारादारी नहीं हैगी। उत्थे बंदा तो हमारा जो फिर पाकिस्तान हिंदुस्तान का मर्द है, जिसको सर्टिफिकेट दिए बगैर चैन नहीं आता, करेक्टर सर्टिफिकेट, फिर वो कैसे उसका यहाँ पे गुजारा चलता है बेचारे का? ਉਹ ਕਥਾਰਸਿਸ ਨਾਲ, ਉਹਨੂੰ ਕਥਾਰਸਿਸ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਂਝ ਮਰਨ ਡਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਮਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। देखो ना यार, जो बेसिक राइट है वो तो दो ना। नहीं, लेकिन इसकी एक अच्छी चीज ये हुई है कि क्या हम कह सकते हैं कि जो पाकिस्तान हिंदुस्तान का जो मर्द है उसने यहाँ पे आके औरतों को इज्जत करना सीख लिया और अपनी औरतों की भी, देसी औरतों की भी इज्जत उस तरह करता है। उतनी नहीं करता, लेकिन देसी औरत को वो इशारा करना है, उसके ऊपर आवाज कर, यानी वो करने के लिए, कुछ सर्टिफिकेट बांटने के लिए, दूसरे से जिक्र करने के लिए वो हर वक्त तैयार है। लेकिन गौरी दे नाल जरूरत कभी नहीं करेगा। उन्हें पता है कि मैंने ऐसी फैंटी पहनी है कि उन्हें समझ आ जाएगी। नहीं तो अपनी देसी औरतों के साथ ये क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि हमारी औरतें बेचारी शर्मीले हैं, उन्होंने कोई शिकायत नहीं करनी, उन्होंने बोलना नहीं, उन्होंने चुप करके गुजर जाना। इत्थे वाली ने उत्थे ही रुक जाना, उन्होंने कहना ये कौन हैगा। उत्थे 911 जड़ा आना ना, उत्थे उन्होंने तो सब कुछ बराबर हो। खवातीन हज़रात, बल्कि खवातीन, वो बुजुर्ग हों, ऐसी खवातीन या बच्चियां हों या बहनें हों, जफर साहब ने जो बात कही इसको पल्ले से बांध लीजिए कि अगर आपको मर्द हजरात तंग करते हैं, हरास करते हैं, तो उसकी वजह यह है कि उनको पता है कि आप किसी को कुछ नहीं कहेंगी। जिस दिन आप कहना शुरू कर देंगे, आप भी एक मेम की तरह बड़े आराम से जा सकती हैं। हाँ जी, बिल्कुल। देखो कुछ अच्छी चीज, मैं तो कहता हूँ ना, वहाँ की अच्छी चीजें और यहाँ की अच्छी चीजें दोनों ले लेना। जो बुरी चीजें उनको छोड़ दें। अगर यहाँ आप क्लब में जाते हैं तो ना जाओ ना, तो किसी ने रोकिया, तो किसी ने जबरदस्ती किया तो फलानी जगह चले जाओ। ये लोग आपको किसी चीज पर मजबूर नहीं करते और आपको किसी चीज पर मजबूर करने भी नहीं देते। वहाँ बड़ी मुसीबत है। वहाँ डाइवोर्स लेनी हो तो रौला पड़ जाए, वहाँ तो जिंदगियां तबाह हो जाती हैं। वो जितना तंग कर सकता है वो करता है। कहते हैं लित्ती क्यों तलाक है ने, जावेगी कितने, इन्हें दस देंगे। यहाँ वो चीज नहीं है। वो कहते हैं यहाँ
डाइवोर्स का रेट बहुत ज़्यादा है भाई कि लित्तर ही खांदी रवे आखिर ਉਹਨੂੰ तो पता होवे कि भाई मेरा बराबरी का हिस्सा है मैं बराबर कमा के लियानी है सब कुछ ਤੁਹਾਡੇ वास्ते करती हूं तुसी आप भी मेरे लिए कुछ काम करो कोई ऐसी अच्छा बात नहीं। ये बताइए, हमारे प्रोग्राम का थोड़ा सा वक्त जरा कम रह गया जी है, जी मैं एक सवाल अपना रिपीट करना चाह रहा हूँ। जी मुझे ये बताएं कि वही जो आपका नॉस्टैल्जिया है वो मेरा भी है, और बहुत सारों का, किसी का पंजाब के हवाले से होगा, किसी का सिंध के हवाले से होगा, ठीक हर किसी का अपनी गली मोहल्लों से अपने ठीक है। इंस्टीट्यूशन के साथ चलता है। ठीक है ये बताइए कि वो जो महफिलें हैं वहाँ की, जो कि अच्छी चीजें हैं, हम्म, वो जो आपके ग्रो थे, हम्म, आपकी दोस्तियां थी, ग्रुप मिलते थे, हम्म, मुझे पता 5-6 साल बाद पहले हमारी तरफ भी एक वो म्यूजिक का हमने प्रोग्राम किया था, हाँ जी जी आप भी आए थे वो, हाँ। तो वो क्यों क्यों हम कैसे कर पाए कि कैसे दोबारा यहाँ पे वो करें जिसमें बुजुर्ग भी और मेरे जैसे जवान भी और सही वाले जवान भी बैठे। देखें इसके लिए कोई इनिशिएटिव ले, और ये जो चंद लोग हैं ना जी, हाँ फैमिली ऑफ हार्ट चल रहा है, बाकी लोग मिलते हैं आपस में अदबी बात करते हैं, ऐसे 50-60 ऐसे ग्रो होने चाहिए, ग्रुप्स होने चाहिए जो आपस में मिल बैठने के आदी हों और उनके मुलाकातें हों तो उनका अपना कैथारसिस होता रहे, तो बहुत सारी बीमारियों का इलाज उनका हो जाएगा। नहीं इंटरेस्टिंग, लेकिन मुझे ये बताइए कि फैमिली ऑफ हार्ट्स जो है, मैंने मुझे पता है उस ऑर्गेनाइजेशन हाँ। का, लेकिन वो उनकी अच्छी खासी गैदरिंग्स होती हैं और हाँ। बाकायदा कैसे क्या, हाउ डिड इट हैपन? वहाँ लोगों को इख्तलाफ भी है, वो मुख्तलिफ स्कूल ऑफ थॉट्स के भी हैं, कोई प्रोग्रेसिव है तो कोई नहीं है, कोई मजहबी है तो कोई नहीं है, तो उनका आपस में एक क्लैश भी कैसे, होता वही है। तो मैं लेकिन पूछ रहा हूँ कैसे हुआ ये तो डॉक्टर खालिद सुहेल वगैरह ने शुरू किया था और उसमें बड़ा काम कर रहे हैं और पिछले 20-30 साल से वो लगे हैं, वो तो काम हो ही रहा उनका। मैं जब आया था तो मुझे सबसे पहले फैमिली ऑफ हार्ट में अस्करी लेकर गया था। अच्छा, ये शबाब के भाई थे जी जी और जी। वो उनका बड़ा दोस्त था, तो वो लेकर गया था, तो मुझे अच्छा लगा। खालिद सुहेल ने मुझे जब पहचाना, जब बात हो रही थी तो कहने लगे आप कौन है, तो मेरी फिल्म असल में उन्होंने ही लगवाई थी यहाँ पर। अच्छा, मेरी जो नॉर्वे की फिल्म थी बियॉन्ड द सेवन सीज, वो जब रिलीज के लिए सईद अंजुम यहाँ पर आया तो वो खालिद सुहेल के पास था और उन्होंने अच्छा, खालिद लगवाई। सुहेल साहब तो खैर मैं उनको जानता हूँ, वो तो साइकेट्रिस्ट भी हाँ, हैं और psychiatrist। अब उनकी कम्युनिकेशन बड़ी स्ट्रांग है और हाँ। उन्होंने बनाया हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि बस एक ही हमारे यहाँ या ग्रुप चल सकता है। नहीं और भी हैं, होना चाहिए, मैं तो कहता हूँ ऐसे 50-60 और होने चाहिए। अच्छा ये बताइए कि फिर कैसे, हमें आखिरी हमारे पास चंद मिनट बचे हैं, जी जी हमें बताइए कि कैसे, कोई अमली हमें स्टेप्स बताएं, क्या देखें, कैसे करें? इसके लिए कोई डेडिकेशन वाला बंदे हों जो, भाई वो आसमान से उतरेगा, आप करें। मेरी सुने, मेरे पास इस वक्त और इतने काम है, 2-3 मैं 3-4 किताबों पर काम कर रहा हूँ। मेरी अगली किताब जो आ रही है दैट इज द कॉजेज ऑफ द डाउनफॉल ऑफ द फिल्म इंडस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, वो मैं शौकत हुसैन रिजवी के ऊपर लिख रहा हूँ और उनके बेटे से मैं पूरी सवाल जवाब करके उसको ऑडियो वीडियो बना। आप तो अपने काम में मसरूफ हैं, डिप्रेशन से भी बच गए, हाँ बच गए, आपको तन्हाई की भी महसूस नहीं हो रही, होती। तो भैया बाकी सारी क्या करें, उनके लिए कुछ वो बताएं। खुद निकलें, कुछ अपने आप को निकालने की एफर्ट तो करनी पड़ेगी हर एक को। देखें अगर मैं चाहूँ कि मैं डिप्रेशन में चला जाऊँ तो मैं कब का चला गया होता। मसलन एक साहब ने आकर कुंडली खटकाई अपनी सेकंड वाइफ की, तो उससे ठक ठक किया तो उससे कुंडली खोल दी, तो उससे पूछा आधी रात हो रही है आप अभी तक सोई नहीं, तो उसने कहा अगर हम भी शरीफ ज़ादों की तरह सोने की आदी होती तो हम तो कब की सो चुकी होती। जफर साहब ने ख़वातीन हज़रात जो अभी कुंडी जो है वो हलाई है, इस कुंडी के बाद दरवाज़ा खुला और दरवाजे में से बहुत सारे सवाल निकल आए हैं। कुछ सवालों का जवाब जो है वो जफ़र साहब ज़रा, अब मेरा ख्याल इनकी किताब में आगे जाके आ रहा होगा, वो ये है कि हम सब कैसे वो अपना कल्चर जो है, अच्छी चीज़ें उनको बहाल करें, कैसे हम इकट्ठे हो सकें। उसमें जफ़र साहब जैसे सीनियर, मेरे जैसे जवान और जो बिल्कुल नौजवान है, ये कैसे हम वी कैन बी टुगेदर। तो आप हमें इसके कुछ मशवरे दीजिए ताकि एटलीस्ट ऑन दिस प्लेटफॉर्म, आवाज़ टीवी के प्लेटफॉर्म पे और द गोल्डन आवर के प्लेटफॉर्म पे के ऊपर, ये हमारी कोशिश है कि हम इसको किसी तरह से लेके चलें, लेकिन उसमें आपके मशवरों की ज़रूरत है। आप अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। हमारे प्रोग्राम का आज टाइम ख़त्म होता है। ज़फ़र साहब आपकी तशरीफ़ आवी का बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। नाज़रीन, मुलाकात होगी आपसे अगले प्रोग्राम में। Thank you. खुदा हाफिज़।